बैंकिंग, एसएससी और रेगुलेटरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों का स्वागत है। आज हमारे पास जो लिस्ट है वो है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए जरूरी लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक्स। लेकिन हम सिर्फ एक लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा मकसद कुछ और है। हम इन 10 विषयों के पीछे की जो सोच है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये तो दिमाग की कसरत के अलग अलग मैदान है। तो चलिए समझते हैं कि इन मैदानों में महारत कैसे हासिल की जाए। तो चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। सरल शब्दों में ये क्या है? देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ लोगों या वस्तुओं को दी गई शर्तों के अनुसार एक खास क्रम में व्यवस्थित करना होता है। जैसे एक लाइन में या गोल मेज पर? हाँ बिल्कुल, व्यवस्था एक सीधी रेखा में हो सकती है, एक वृत्त में, या फिर एक चौकोर में इसके चारों ओर भी। और ये परीक्षाओं में इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एक ही सेट में 4-5 प्रश्नों के साथ आता है। तो अगर आपने अरेंजमेंट सही बना लिया तो एक साथ कई नंबर पक्के हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें सवाल किस तरह के देखने को मिलते हैं? 3 तरह के होते हैं मेनली। लीनियर मतलब एक पंक्ति में, सर्कुलर यानी वृत्ताकार मेज, और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। और वो अंदर बाहर देखने वाला भी होता है ना? हाँ, जिसमें लोगों का मुंह या तो केंद्र की ओर होता है या बाहर की ओर। वही इसे ट्रिकी बनाता है। इसे हल करने के लिए कोई एक खास टिप? एक ही टिप है जो सबसे ज्यादा काम आती है। हमेशा उस जानकारी से शुरू करें जो निश्चित है, मतलब जिसकी पोजीशन फिक्स्ड हो। ओके। और सभी संभावनाओं के लिए रफ डायग्राम बनाने में बिल्कुल संकोच ना करें। ठीक है। अब अगला विषय सिलोजिज्म। ये शब्द सुनने में ही थोड़ा सा जटिल लगता है। हाँ लगता है। बेसिकली इसमें आपको 2 या 2 से ज्यादा कथन मतलब स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। सही। आपको उन कथनों के आधार पर तार्किक रूप से सही निष्कर्ष निकालना होता है, भले ही वे असल दुनिया से मेल ना खाते हों। जैसे वो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं वाला। बिल्कुल वही। ये सीधे तौर पर आपकी लॉजिकल डिडक्शन की क्षमता को मापता है। इससे पता चलता है कि आप दी गई जानकारी से कितना सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो प्रश्न का फॉर्मेट कैसा होता है? आपको 2-3 कथन और उनके बाद 2-3 निष्कर्ष दिए जाएंगे। आपको बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का पालन करता है। इसके लिए सबसे कारगर तरीका क्या है? वेन डायग्राम। बिना किसी शक के ये कथनों के बीच के संबंध को देखने का सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका है। वेन डायग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। ये तो गणित जैसा लगता है। हाँ लगता तो है। इसमें गणितीय प्रतीकों जैसे बड़ा, छोटा इज इक्वल टू बराबर का उपयोग करके अलग अलग तत्वों के बीच संबंध स्थापित करना होता है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सवाल बहुत जल्दी हल किए जा सकते हैं। मतलब आपकी रफ्तार का असली टेस्ट है ये। अच्छा। हाँ, ये आपको आसानी से और बहुत कम समय में अंक दिला सकते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं क्या? हाँ, 2 मुख्य प्रकार हैं। एक है डायरेक्ट इनइक्वालिटी, जहां प्रतीक सीधे दिए जाते हैं। और दूसरा है कोडेड इनइक्वालिटी, जहां इन्हीं प्रतीकों को @ हैश $, जैसे कोड दे दिए जाते हैं। इसे हल करने का कोई तेज तरीका? एक बहुत अच्छी ट्रिक है, अलग अलग कथनों को एक ही श्रृंखला में जोड़ने की कोशिश करें। ओके। फिर 2 तत्वों के बीच प्रतीकों की दिशा देखें। अगर प्रतीक विपरीत दिशा में है, जैसे एक और दूसरा प्लस, तो कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। समझ गई। हमारा चौथा विषय है ब्लड रिलेशन, यानी खूनी रिश्ते। ये पारिवारिक संबंधों पर आधारित प्रश्नों का एक सेट है। आपको दिए गए डेटा के आधार पर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध का पता लगाना होता है। ये आपकी कॉम्प्लेक्स जानकारी को समझने की क्षमता को परखता है ना? बिल्कुल। ये आपकी जटिल संबंधों के ताने बाने को समझने और उसे सरल बनाने की क्षमता को जांचता है। इसमें किस किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं? 3 तरह के प्रश्न में। एक तो पहेली आधारित, दूसरे कोडेड रिलेशन, जैसे A+B का मतलब है A B का पिता है। और तीसरा किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। सही। और इसके लिए मेरी एक ही सलाह है, बताइए। हमेशा एक फैमिली ट्री डायग्राम बनाएं। पुरुषों के लिए प्लस या वर्ग और महिलाओं के लिए माइनस या वृत्त का उपयोग करें। इससे कभी भ्रम नहीं होगा। सही बात है। अब आते हैं डायरेक्शन सेंस पर। इसमें तो दिशाओं का खेल है। हाँ, ये दिशाओं और दूरियों पर आधारित प्रश्नों से संबंधित है। आपको एक व्यक्ति की यात्रा का पता लगाना होता है और उसकी अंतिम स्थिति या दूरी बतानी होती है। ये तो विजुअलाइजेशन स्किल का टेस्ट है। बिल्कुल। ये आपकी स्थानिक जागरूकता मतलब स्पेशल अवेयरनेस का परीक्षण करता है। इसमें कैसे सवाल होते हैं? शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी और दिशा, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, और कभी कभी परछाई पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अजय उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वो बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? इसमें गलती से बचने का कोई तरीका? हाँ, हमेशा कागज पर एक शुरुआती बिंदु बनाकर डायग्राम बनाएं। उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर की ओर मानें। और दूरी के लिए? अगर समकोण त्रिभुज बन रहा हो तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें। ठीक है। हमारा छठा विषय जासूसी कहानियों जैसा लगता है, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ। इसमें किसी शब्द, अक्षर या संख्या को एक विशेष नियम या पैटर्न का उपयोग करके एक कोड में बदल दिया जाता है। और हमें वो पैटर्न पहचानना होता है। सही। आपको उस पैटर्न को पहचानकर दिए गए शब्द को डिकोड या कोड करना होता है। यह आपकी तार्किक सोच और छिपे हुए पैटर्न को पहचानने की क्षमता का क्लासिक टेस्ट है। इसमें तो कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं ना? हाँ, बहुत तरह के। लेटर कोडिंग, जिसमें अक्षरों को बदला जाता है, नंबर कोडिंग, जिसमें अक्षरों को संख्या दी जाती है, और एक होती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग।
एक सरल सा उदाहरण। जैसे यदि किसी कोड भाषा में MIND को KGLB लिखा जाता है, तो उसी कोड में ब्रेन को कैसे लिखा जाएगा? इसके लिए कोई जरूरी टिप? एक बहुत जरूरी टिप, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की प्लेस वैल्यू, मतलब A = 1, Z = 26 और उनके विपरीत जोड़ें, जैसे AZ, BY, CX, इनको याद कर लें। ये आपका बहुत समय बचाएगा। ये तो बहुत काम की बात है। 7वां विषय है सीरीज। इसमें आपको संख्याओं, अक्षरों या दोनों का एक क्रम दिया जाता है। और हमें अगला पद या गलत पद खोजना होता है। बिल्कुल, आपको उस क्रम में छिपे पैटर्न को पहचानना होता है। ये भी पैटर्न रिकग्निशन का ही एक रूप है। ये आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को मापता है। और इसमें भी अलग अलग तरह के क्रम होते होंगे। हाँ, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और अल्फान्यूमेरिक सीरीज, जिसमें अक्षर और संख्या दोनों होते हैं। एक उदाहरण देखें। जरूर। इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? 5, 11, 23, 47, 95। सीरीज को हल करने का पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले पदों के बीच का अंतर, मतलब डिफरेंस निकाल कर देखें। ओके, ज्यादातर सीरीज का पैटर्न अंतर, वर्ग, घन या गुणा पर ही आधारित होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर और रैंकिंग की। इसमें आपको किसी पंक्ति या कक्षा में व्यक्तियों या वस्तुओं की स्थिति या रैंक से संबंधित जानकारी दी जाती है। और उसके आधार पर कुल संख्या या किसी की स्थिति बतानी होती है। हाँ, ये आपकी दी गई जानकारी को सही ढंग से समझने और तुलना करने की क्षमता को परखता है। ये सरल लेकिन ट्रिकी हो सकता है। इसमें सवाल कैसे बनते हैं? जैसे पंक्ति में कुल लोगों की संख्या ज्ञात करना, किसी व्यक्ति की एक छोर से रैंक बताना या दो व्यक्तियों के बीच कितने लोग हैं ये पता लगाना। एक क्लासिक उदाहरण जो हमेशा आता है। 40 छात्रों की एक कक्षा में आकाश की रैंक ऊपर से 15वीं है, नीचे से उसकी रैंक क्या होगी? इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला भी है। हाँ, और उसे याद रखना चाहिए। कुल संख्या बराबर बाएं से रैंक प्लस दाएं से रैंक माइनस 1। इस एक सूत्र से कई सवाल हल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। हमारा 9वां विषय है पजल, यानी पहेलियां। यहाँ पर असली चुनौती होती है। हाँ, पजल में आपको बहुत सारी बिखरी हुई जानकारी दी जाती है और आपको उन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़कर एक पूरी व्यवस्था बनानी होती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये किसी एक स्किल का टेस्ट नहीं है। बिल्कुल, पजल एक साथ आपकी कई क्षमताओं को जांचती है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और आपका धैर्य। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है ना? बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्हें हल करने पर एक साथ 4-5 अंक मिलते हैं। पजल तो कई तरह की हो सकती हैं। हाँ, फ्लोर बेस पजल, बॉक्स बेस पजल और शेड्यूलिंग पजल। एक उदाहरण का ढांचा कैसा हो सकता है? जैसे 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक 7 मंजिला इमारत में रहते हैं। G 5वीं मंजिल पर रहता है, E और A के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं और इसी तरह आगे। इससे तो कई लोग घबरा जाते हैं। घबराने की बजाय उसे व्यवस्थित करना सीखना चाहिए। मेरी टिप है कि दी गई जानकारी को हमेशा एक टेबल या चार्ट के रूप में व्यवस्थित करें। सभी सकारात्मक और नकारात्मक जानकारी को ध्यान से लिखें। ठीक है। और आखिर में 10वां विषय स्टेटमेंट और निष्कर्ष। इसमें एक कथन दिया जाता है और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। आपको यह तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये आपकी पढ़ने और समझने की क्षमता को परखता है। हाँ, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल और दी गई जानकारी से सही अनुमान लगाने की क्षमता का परीक्षण करता है। तो इसमें सवाल का प्रारूप क्या होता है? एक पैराग्राफ या एक वाक्य का कथन दिया जाता है और उसके नीचे 2 या ज्यादा निष्कर्ष होते हैं। आपको सही निष्कर्ष चुनना होता है। एक उदाहरण। कथन: कंपनी X के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। निष्कर्ष: 1, कंपनी X में कोई काम नहीं हो रहा है। 2, कुछ कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी सामान्य जानकारी या पूर्व धारणाओं का उपयोग करना। मतलब हमें सिर्फ कथन को ही सच मानना है? बिल्कुल, केवल वही सच माने जो कथन में दिया गया है। यदि कथन कहता है कि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो उस प्रश्न के लिए आपको यही सच मानना होगा। तो ये थे वो 10 हाई स्कोरिंग रीजनिंग टॉपिक्स जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, और अंत में मेरी सलाह यही है कि इन सभी विषयों में महारत हासिल करने का एक ही रास्ता है: नियमित अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतने ही पैटर्न और शॉर्टकट आपको समझ आएंगे। बात सिर्फ सवाल हल करने की नहीं है, बल्कि उन्हें तेजी और सटीकता से हल करने की है।